स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे थे हम साइंस के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल, और हमने क्या पढ़ लिया था इसके अंदर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था कि इसकी जो भौतिक परिवर्तन, भौतिक जो गुण होते हैं तो धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आता है इसके ऊपर से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का आपसे। राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म बताओ। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसी क्या लिखनी होगी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम कि जो फर्स्ट जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं। देखो, जब भी कोई मेटल आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड, और जो मेटल का ऑक्साइड होता है ये जनरली क्या होता है, बेसिक इन नेचर। क्या होता है, बेसिक इन नेचर, यानी जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अक्षारीय प्रकृति का ये आपका मेटल का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। अब देखो, जो भी आपकी मेटल है वो रिएक्ट किस प्रकार से करेगी, वो आपकी रिएक्ट करती है कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है। या आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सहक्रियता श्रेणी। सहक्रियता श्रेणी, सहक्रियता श्रेणी का आपका क्या अर्थ है, या रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो आप। क्या है कि हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मेटल। क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ मेटल, यानी धातुओं को अरेंज करते हैं किसमें, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। यानी हम धातुओं की जो सहक्रियता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेटल्स को अरेंज करते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये क्या है, रिएक्टिव मेटल है, तो इसको ऊपर लिख दिया। जो बीच वाली है जैसे आयरन है, जिंक है, इसको कहाँ रख देते हैं हम, बीच में। और जो आपका कॉपर है, सॉरी जो गोल्ड है और सिल्वर है, तो इनको कहाँ रखते हैं हम, सबसे नीचे। तो देखो ये क्या है कि ये है टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी वो जो आपकी धातुएं जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे ऊपर स्थान रखती हैं। तो दोज मेटल विच आर ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सहक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं। और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी ये है आपकी सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। और जो ये बीच वाली होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, मॉडरेट। क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, यानी ये आपकी बीच की रिएक्टिव धातुएं हैं। यानी ये आपकी एकदम से अभिक्रिया कर जाएंगी, ये थोड़े से समय बाद, या जैसे पानी के साथ करेंगे तो गर्म करने के बाद, या एयर के साथ करेंगे तो हॉट एयर के साथ, गर्म हवा के साथ रिएक्ट करेंगी। ये किसी के साथ बहुत ही मुश्किल से रिएक्ट करती हैं। आपने देखा हुआ है यदि सोना चांदी, ये आपका सिल्वर होता है, ये आपका गोल्ड होता है, तो यदि गोल्ड और सिल्वर वाटर और इसके साथ रिएक्ट करें, हवा के साथ रिएक्ट करें, तो जो हम आभूषण इसके पहनते हैं, ज्वेलरी जो हम पहनते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए ये पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है, अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, सहक्रियता श्रेणी। यानी धातुओं को उनकी सहक्रियता के घटते क्रम के अनुसार एक सीरीज बनाना, एक श्रेणी बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, सहक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसको एक बार और देख लो आप, सहक्रियता श्रेणी को क्या किया हमने, धातुओं को
उनकी सक्रियता के घटते क्रम में हमने इसको अरेंज किया है। जो सोडियम, लिथियम और पोटासियम है, ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइज करती है, मेटल टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइज करती है, तो इसका अर्थ है कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। अब देखो कि कौन सी धातु किस प्रकार से रिएक्ट करती है। तो जब भी हम जिक्र करेंगे किसका कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी। तो देखो मेटल किसके साथ रिएक्ट करती हैं? ऑक्सीजन के साथ, यानी एयर के साथ। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या बनता है आपका मेटल का ऑक्साइड, और जो मेटल का ऑक्साइड बनता है उसका नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर। बेस का आपको पता ही है, बेस वो होते हैं जिसकी आपने डेफिनेशन मैंने कई बार बता चुका हूँ इसकी। तो अब आपको पता है कि जो लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, ये क्या करती हैं आपकी? ये मेटल है टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज की। कौन सी की है? टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी ये क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यदि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेंगी? जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो मान लिया आपको सोडियम है ये और इसको क्या मिली? ऑक्सीजन मिल गई, तो ये एकदम से क्या बना लेगी आपका? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड। इसी प्रकार से यदि पोटासियम है और इसको ऑक्सीजन मिली तो क्या बना लेगी? पोटासियम का ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जैसे ये हवा में, इनको कभी भी हम खुला नहीं छोड़ते हैं। सोडियम, लिथियम, पोटासियम है, ये कहाँ स्टोर की जाती है? अंडर केरोसिन ऑयल, अंडर केरोसिन ऑयल। केरोसिन मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में हम इनको डुबोकर क्यों रखते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटासियम को हम मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम और जो पोटासियम होती हैं ये क्या है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, यदि इनको आप खुले में छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। तो इसलिए कहाँ रखते हैं इनको हम? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रंट हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो इनको हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। तो इस प्रकार से जो ये आपके मेटल के ऑक्साइड बने हैं, ये क्या हो गए? बेसिक हो गए नेचर में। कैसे हो गए? बेसिक हो गए नेचर में। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं जनरली। इसके बाद ये थे जो वो मेटल जो कहाँ लाई करती हैं? आपकी टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सोडियम और पोटासियम, लिथियम जब भी आपकी रिएक्ट करेंगी तो ये मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एकदम से क्या बना लेंगी? आपकी मेटल का ऑक्साइड बना लेंगी, जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटासियम का ऑक्साइड। इसके बाद वो मेटल जो क्या है आपकी मॉडरेट रिएक्टिव हैं, मॉडरेट रिएक्टिव हैं, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? कि कक्ष ताप के ऊपर, कक्ष ताप के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ है रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे मैग्नीशियम है, जब भी उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम को आप खुला छोड़ोगे ऑक्सीजन के साथ है तो क्या है? ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है रिएक्ट नहीं करती। तो किसके साथ रिएक्ट करती है? इस ऑक्सीजन को थोड़ी सी हॉट एयर दे देंगे हम। क्या कर देंगे? हॉट एयर। थोड़ी सी गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा? जो मैग्नीशियम है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ है न के बराबर अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। बेसिक किस प्रकार से? मान लिया ये MgO है आपका, जब भी इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2O, MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो गया कि ये इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ। ये बेस क्या बन गया? साल्ट प्लस वाटर, और साल्ट प्लस वाटर बन गया तो इसका मतलब होगी ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये तो एसिड था ही, इसने किसकी तरह बिहेव किया? बेस की तरह बिहेव किया। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका जनरली नेचर क्या होता है? वो बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। इसके बाद देखो एक ऐसा, एक या दो मेटल ऐसी हैं जैसे जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम।
अब जो इनके ऑक्साइड बनते हैं जिंक और एल्यूमिनियम के, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्पोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। एम्पोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड हैं, यानी धातु के वो ऑक्साइड, दोज हैं मेटल ऑक्साइड which behave behaves acidic as well as basic, यानी धातु के वो ऑक्साइड हैं जिसका अम्लीय व्यवहार भी होता है और कैसा होता है? अक्षारीय व्यवहार भी होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। हिंदी में मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं रहा एम्पोटेरिक क्या होते हैं। ये पर्टिकुलर वर्ड है कोई एम्पोटेरिक ऑक्साइड, हिंदी में देख लेना भाई आप एम्पोटेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं। एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं यानी धातु के वो ऑक्साइड जिसका एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो देखो ऐसी दो धातुएं कौन सी हैं? एल्यूमिनियम और जिंक है। जब भी आप एल्यूमिनियम की किसके साथ रिएक्शन कराओगे? एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, Al2O3। तो ये इस प्रकार से आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है अभी अभी, तो इसका नेचर कैसा होगा इसको देखते हैं। Al2O3 किसके साथ रिएक्शन कराओ आप? Al2O3 की HCl के साथ रिएक्शन कराए दो। किसके साथ है? HCl के साथ। क्यों? क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है। तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा ये? यहाँ बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और क्या बन जाएगा? H2O। तो इसको बैलेंस कर लेना आप कि इसको 3 से मल्टीप्लाई यदि कर दें तो क्लोरीन वहाँ 3 हो जाएंगे और H2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब किससे करते हो? 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, 2 एल्यूमिनियम 4 हो गए, क्लोरीन कितने हो जाएंगे आपके? इस प्रकार बैलेंस ना करो आप। H2O तो यहाँ बनाना ही, यहाँ 3 है हाइड्रोजन, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो इसको, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3 रहेगा, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से इसको बैलेंस कर देते हैं हम केमिकल रिएक्शन को। अब देखो ये जो आपका Al2O3 था ये क्या था? एक मेटल का ऑक्साइड। आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया? इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये आपका क्या बन गया? वाटर। क्या बन गया? वाटर। और ये क्या बन गया आपका? साल्ट। तो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब है जो ये आपका एसिड था इस समय जो Al2O3 है उसने किस प्रकार व्यवहार किया है? बेस की तरह। यानी ये क्या है? इसका नेचर वर्तमान में क्या है? बेसिक नेचर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, साल्ट प्लस है वाटर बन गया। अभी Al2O3 की आपने किसके साथ करवानी है? Al2O3 की आपने रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके साथ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जैसे रिएक्शन करवाते हैं इसकी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपका बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले एसिड के साथ करवाई थी, अब किसके साथ करवा दी आपने? बेस के साथ। किसके साथ करवा दी? बेस के साथ। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका जो हमें प्राप्त हुआ था बनेगा क्या? बन जाएगा एक तो NaAlO2, यानी ये बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट और H2O, सोडियम एल्यूमिनेट और H2O। अब देखो यहाँ क्या था? बेस। यहाँ क्या बन रहा है? कोई ना कोई साल्ट, और यहाँ क्या मिल रहा है हमें? वाटर। तो साल्ट प्लस है वाटर। बेस की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है ये? एसिड के साथ। तो देखो एक बार तो जो आपने Al2O3 किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? HCl के साथ, तब क्या बन रहा था? तब बन रहा था आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O प्लस H2O। यानी देखो पहले हमने एसिड की, अब देखो ये क्या है? HCl आपका एसिड है, यहाँ हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, साल्ट प्लस है वाटर, साल्ट प्लस है
वाटर। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है तब? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेस के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार तो ये जब बेस के साथ रिएक्शन करवाई तब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, अब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आपका कैसा है? एम्फोटेरिक है नेचर में। कैसा है? एम्फोटेरिक है नेचर में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसका अम्लीय नेचर भी होता है और अक्षारीय व्यवहार भी वो प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हमने जो दूसरा है वो कौन सा है आपका? जिंक है। दूसरा कौन सा है? जिंक है। यानी जिंक की जब भी हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड जो आपका बना है ये भी एम्फोटेरिक होता है नेचर में, अम्ल की तरह भी बिहेव करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, अम्ल की तरह बिहेव करता है और अक्षार की तरह भी बिहेव करता है। तो देखो अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन जब भी करवा के देखते हैं, NaOH किसके साथ, सॉरी जिंक ऑक्साइड किसके साथ कराओ? एक बार एसिड के साथ करवाओ और एक बार बेस के साथ कराओ। मान लिया ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, इसकी HCl के साथ करवा दो। तो HCl क्या है आपका? एसिड है। HCl क्या है आपका? एसिड है। तो एक बार आपको पता है कि एसिड के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? एसिड कि जब भी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है आपका? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2O क्या बन जाएगा? H2O। तो इस प्रकार से आपने इसको बैलेंस कर देना है। तो ये क्या है? जिंक क्लोराइड एक है, साल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। और HCl क्या था? एक है एसिड। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जिंक ऑक्साइड का नेचर वर्तमान में जहां इस केमिकल रिएक्शन की बात करें हम तो उसका नेचर है बेसिक है। और जिंक ऑक्साइड के जब हम दोबारा किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? NaOH के साथ, यानी एक है बेस के साथ। जब जैसे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, इस बेस के साथ जैसे हम इसको क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है आपका? यहाँ बनता सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट के साथ क्या बन जाता है? पानी। क्या बन जाता है आपका? वाटर, यानी पानी बन जाता है। तो Na2 है तो यहाँ दो से इसको बैलेंस कर देना। तो इस प्रकार देखो यहाँ हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? बेस के साथ। किसकी? मेटल के ऑक्साइड की। और ये क्या बने आपका? साल्ट, सोडियम जिंकेट। और इसके साथ क्या निकल रहा है? वाटर, पानी। तो इसका मतलब क्या है? वह जिंक ऑक्साइड जो था उसने किसकी तरह बिहेव किया? एसिड की तरह बिहेव किया। तो एसिड की तरह जब भी बिहेव करता है तो एक बार जब हम इसकी केमिकल करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तब ये बेस की तरह बिहेव करता है। जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब जो जिंक ऑक्साइड है आपका उसका नेचर भी कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर है। कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से भाई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी न किसी कोड में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपने जिंक की भी और एल्यूमिनियम की भी करके दिखानी पड़ती हैं। तो इनको प्लीज ध्यान से कर लेना ताकि ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करे एम्फोटेरिक ऑक्साइड से। थैंक्स स्टूडेंट्स।